श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा में आपका स्वागत है। हमने 2 वीडियो में पीछे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण चल रहा है, कंटिन्यू इसी में भी आगे ये विश्व का जलवायु वर्गीकरण जो कोपेन का है वो कंटिन्यू आगे स्टार्ट है। नॉर्मल CW ये शीतकाल यहाँ पर शुष्क रहता है और वर्षा वो ग्रीष्मकाल में होती है। ग्रीष्मकाल का जो तापमान है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में जो तापमान है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहाँ वार्षिक जो तापांतर है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्षिक जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर होती है। और ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। प्रमुख जो क्षेत्र है पूर्वी मध्यवर्ती चीन, प्रमुख क्षेत्र पूर्वी मध्यवर्ती चीन, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील आदि। इनके अलावा अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इनका विस्तार पाया जाता है। 10 नंबर है CS जलवायु, ये भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि इस जलवायु को भूमध्य सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर उनका अधिक विस्तार पाया जाता है और इस भूमध्य सागर के नाम पर ही इस जलवायु का नाम रख दिया भूमध्य सागरीय जलवायु। यानी इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है उस प्रकार की विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है वो भी भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनका जो विस्तार है, इस जलवायु का विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाया जाता है। पश्चिमी तटों पर पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 से 27 डिग्री, ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। और ग्रीष्म काल शुष्क तथा शीतकाल आर्द्र होता है। कहने का मतलब है कि ग्रीष्म काल में यहाँ वर्षा नहीं होती है, वर्षा वो शीतकाल में होती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में ये जो क्षेत्र है ये व्यापारिक पेटी की हवा में आ जाने के कारण वहाँ पर प्रति चक्रवाती स्थिति और वहाँ पर वर्षा नहीं होती है।
और शीतकाल में ये पछुआ हवाओं के संपर्क में आने के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। इनका प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर के तटवर्ती देश, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग, न्यूजीलैंड का उत्तरी क्षेत्र, न्यूजीलैंड का उत्तरी क्षेत्र आदि इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है डी जलवायु क्षेत्र। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड और कम उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कम उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है और इस जलवायु के धरातल कई महीनों तक हिमाच्छादित रहता है। यानी इस जलवायु में जो धरातल है, धरातल कई महीनों तक हिमाच्छादित रहता है, यानी बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि तापमान वहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। इस जलवायु को विभाजन जैसे DF जलवायु, ये शीतार्द्र जलवायु होती है जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती। शुष्क ऋतु नहीं होती है। ग्रीष्म काल में औसत तापमान, ग्रीष्म काल में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में औसत तापमान 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है और वर्षा वर्ष भर होती है। वर्षा वर्ष भर होती है और वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा फिर आता है DW जलवायु, इसे टैगा जलवायु भी कहा जाता है। शीतार्द्र जलवायु, ये शीतार्द्र जलवायु होती है। शीतकाल शुष्क होता है। शीतकाल शुष्क होता है। सर्दियाँ लंबी 8-9
महीने की होती है और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है और ग्रीष्मकाल छोटी 4-5 महीने। ग्रीष्मकाल छोटे 4-5 महीने की होती है। तापमान जो 0 डिग्री से नीचे रहता है तो -38 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाता है। यहाँ का तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच रहता है। विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर भी DW जलवायु में रहता है। वार्षिक तापांतर DW जलवायु में रहता है। ये उत्तरी गोलार्ध में विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के अलास्का न्यूफाउंडलैंड से अलास्का से लेकर न्यूफाउंडलैंड के बीच रहता है और यूरेशिया में नॉर्वे से कम चटका के बीच यह जलवायु पाई जाती है। इसके बाद आता है ET जलवायु, यानी जलवायु 5 नंबर की जलवायु जलवायु। इसे ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है और उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है और इसके दो उपभाग हैं। पहला है ET जलवायु, यह टुंड्रा जलवायु। सर्वाधिक गर्म महीने का तापमान, सर्वाधिक गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, परंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है। वर्ष के लगभग 10 महीने भूमि बर्फ से जमी रहती हैं। लगभग 10 महीने तक भूमि बर्फ से आच्छादित रहती है। ये जलवायु आर्कटिक महासागर के
तटवर्ती क्षेत्र में या पेटियों के रूप में पाई जाती हैं। इनके अलावा इनके समीपवर्ती द्वीप जैसे आइसलैंड क्षेत्र में भी ये जलवायु पाई जाती है। इनके अलावा ग्रीनलैंड के तटवर्ती क्षेत्र, ग्रीनलैंड के तटवर्ती क्षेत्र उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया के उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया के 70 डिग्री अक्षांशों के ऊपर 70 डिग्री अक्षांशों के ऊपर यह जलवायु पाई जाती है। इसके बाद लास्ट आती है ई जलवायु के ही EF हिमाच्छादित जलवायु। हिमाच्छादित जलवायु किसी भी महीने का औसत तापमान हिमांक से ऊपर, किसी भी महीने का औसत तापमान हिमांक से ऊपर नहीं जाता है, यानी हिमांक यानी 0 डिग्री से नीचे तापमान रहता है। अतः ये स्थायी हिम क्षेत्र, स्थायी हिम क्षेत्र रहते हैं इन प्रदेशों में। और वह वनस्पति का पूर्णतः अभाव, वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड के आंतरिक भाग, आइसलैंड के आंतरिक भाग एवं आर्कटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर से ध्रुवों के समीप, सागर से ध्रुवों के समीप स्थित कुछ द्वीपों पर, स्थित कुछ द्वीपों पर यह जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार हमने कोपेन के द्वारा बताए गए जलवायु का वर्गीकरण किया। इसके बाद है इनका मूल्यांकन, यानी कोपेन ने अपने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था, इस वर्गीकरण के अंतर्गत कैंडोल के 5 वनस्पति मंडलों को आधार बनाया था और अंग्रेजी के अक्षरों का उस जलवायु में यूज किया, और जिसके कारण जो जलवायु का वर्गीकरण बताया था, ये सरलतम भाषा में होने के कारण लोगों ने इसका काफ़ी समर्थन किया था। लेकिन कुछ विद्वानों ने इनकी आलोचना भी की थी। थारनथवेट हेयरवार्ड करो आदि विद्वानों ने या आदि विद्वानों के अनुसार कोपेन के वर्षा की प्रभावशीलता, कोपेन के
वर्षा की प्रभावशीलता को काफ़ी महत्व दिया, प्रभावशीलता को काफ़ी महत्व दिया जो नियम के विपरीत है, जो नियम के विपरीत हैं। यानी कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसमें वर्षा की प्रभावशीलता है उसको काफ़ी अधिक महत्व दिया, यानी हद से ज़्यादा उनका महत्व दिया, जो एक नियम के विरुद्ध हैं। ये सभी थानथवेट, हेयर और वार्ड-करो इन्होंने इनकी आलोचना के रूप में बताया कि वर्षा की प्रभावशीलता को उसको काफ़ी महत्व देने के कारण ये नियम के विरुद्ध हैं। इस वर्गीकरण में पवन की दिशा, इस वर्गीकरण में पवन की दिशा व प्रवाह है, दिशा व प्रवाह है, धरातलीय रचना, धरातलीय रचना, समुद्री धाराओं के संकेत, समुद्री धाराओं के संकेत आदि का अभाव है, संकेत आदि के उपयोग का अभाव है। यानी इसमें पवन की दिशा, प्रवाह, धरातलीय रचना, समुद्री धाराओं के संकेत आदि उपयोग का उनका अभाव पाया जाता है। कोपेन महोदय ने अपने वर्गीकरण में कृषिगत विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया, जबकि जलवायु कृषि का प्रमुख सहायक तत्व है। यानी कोपेन महोदय ने जो अपना वर्गीकरण दिया था, इस वर्गीकरण में कृषिगत जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया, और जबकि जलवायु कृषि का प्रमुख सहायक तत्व होता है, इसलिए भी इस जलवायु वर्गीकरण का कई विद्वानों ने आलोचना स्वरूप उनकी व्याख्या की। फिर भी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का कुछ कमियों के बावजूद फिर भी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कमियों के बावजूद भी आज भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। यानी कुछ विद्वानों ने की आलोचना भी की थी, और आलोचना करने के बावजूद भी कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था और वो सरल भाषा में होने के कारण लोगों ने इसके तरफ काफ़ी ध्यान भी दिया था, और जिसके कारण इनका अधिक महत्व आज भी है, इनका प्रभाव। और एक दूसरी तरफ देखें, सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण दिया था, और इस वर्गीकरण के कारण
आगे आने वाले जो विद्वान थे उन विद्वानों ने इनको आधार मानकर ही अपना वर्गीकरण दिया था, तो इसलिए आधारभूत वर्गीकरण के रूप में हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पढ़ा और इस वर्गीकरण में पीछे ये 3 कंटिन्यू जो वीडियो हैं इसमें इनका पूरा किया गया है इनको। और सबसे पहले अध्ययन करने में इसमें ये देखना है कि इन्होंने कैंडोल के जो 5 वनस्पति मंडलों को आधार बनाया था और उसी के आधार पर इन्होंने 5 जलवायु कटिबंधों के रूप में विभाजित किया, जिनको अंग्रेजी के ABCD और E को प्रयुक्त किया। इनके अलावा इन्होंने अंग्रेजी के अन्य अक्षरों का भी उन्होंने यूज़ किया और उसके द्वारा 5 मुख्य और 14 उपविभागों में उन्होंने विभाजित किया था। और 5 जो मुख्य इनके जलवायु कटिबंध हैं उनके आधार पर हमने ये भी पढ़ा। तो इसके निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आलोचना करने वाले जो विद्वान थे जैसे थॉर्नथवेट, करो आदि विद्वान, इनके आलोचना के बावजूद भी वर्तमान में इस जलवायु कटिबंध का या जलवायु वर्गीकरण जो कोपेन ने दिया था उसका काफ़ी अधिक महत्व है। ठीक, धन्यवाद।